हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड फर्स्ट ईयर पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भाषा की बोलियां, डायलैक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि बोली का क्षेत्र जो है निश्चित होता है और वहाँ के लोग उस बोली को समझते हैं और आपस में जो अपने भाव और विचार होते हैं उसी के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं और समझते हैं। ए डायलैक्ट is generally a particular form of a language which is specific to a region of social group and usually has differences in pronunciation, grammar, syntax, and vocabulary. It's still a bit woozy to understand because dialects can be spoken by people living in one particular town or by a whole nation. ये वास्तविकता है कि एक क्षेत्र विशेष में जो क्षेत्र में लोग निवास करते हैं वहां उनकी अपनी बोली होती है। बोली जो है एक भाषा की एक किस्म को संदर्भित करती है जो भाषा को बोलने वालों के एक विशेष समूह की विशेषता बताती है। इस परिभाषा के तहत किसी विशेष भाषा की बोलियां या किस्में गहराई व बारीकी से संबंधित हैं और उनके मतभेदों के बावजूद इसे अधिक बार बड़े पैमाने पर जो है पारस्परिक रूप से समझदार हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े पैमाने पर ये अपनी बातों को एक दूसरे से कह सकते हैं, समझा सकते हैं तथा दूसरों की बातों को भी समझ सकते हैं। खासकर अगर बोली निरंतरता पर एक दूसरे के करीब आए तो और ज्यादा इनकी बातचीत या फिर दूसरों के आचार विचार को समझ सकते हैं। ये क्षेत्रीय भाषा पैटर्न के लिए सबसे अधिक बार प्रयुक्त की जाती है, लेकिन एक बोली को अन्य कारकों जैसे कि सामाजिक वर्ग या जातीयता द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है। One uses refers to a variety of a language that is a characteristic a particular group of language speakers. Under these definitions, the dialects or varieties of a particular language are closely related and despite their differences are most often largely mutually intelligible, especially if close to me, especially close to one another on the dialect continuum. The theme is applied most often to regional speech patterns, but a dialect as social class or ethnicity. ये सही तथ्य है कि जो बोली है एक तरह से भाषा की एक किस्म होती है और एक किसी विशेष समूह की या किसी विशेष क्षेत्र की ये एक तरह से विशेषता होती है। भाषा की कुछ बोलियां हैं जिनको 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है पश्चिमी हिंदी वर्ग, सेकंड है पूर्वी हिंदी वर्ग, थर्ड है बिहारी हिंदी वर्ग, फोर्थ है राजस्थानी हिंदी वर्ग तथा फिफ्थ है पहाड़ी हिंदी वर्ग। सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी वर्ग के विषय में। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत 2 ही वर्ग माने गए हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग। हिंदी क्षेत्र के पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणवी यानी कि वांगरू, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली को रखा गया है। इधर कुछ विद्वान निवाड़ी को भी इस वर्ग में रखने के पक्ष में हैं।
इस प्रकार उपभाषा वर्ग में 6 बोलियां आ जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग पंजाबी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी और मराठी भाषाओं से घिरा हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये उपभाषा वर्ग सौतनी अपभ्रंश से संबद्ध है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों का परिचय भी हम आगे बताएंगे। अभी पश्चिमी हिंदी वर्ग जो है उसको कई वर्गों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा, कोरवी खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और निवाड़ी, जिसमें ब्रज भाषा का साहित्य असीमित है और इसके महान और प्रसिद्ध कवि हुए हैं जैसे कि सूरदास। इसका मुख्य केंद्र मथुरा है जो कि श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। प्रयोग क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्र हैं। बोलने वालों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। इसकी बहुत बड़ी संख्या है बोलने वालों की। साहित्य देश के बाहर ताजिकिस्तान में ब्रज भाषा बोली जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इंडिया में तो बोली ही जाती है और देश के बाहर भी ताजिकिस्तान एक स्थान है जहां पर की ब्रज भाषा बोली जाती है, जिसे ताजिकी ब्रज भाषा कहा जाता है। साहित्य इसका हम देखेंगे कितना साहित्य है। कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा लगभग सारा रीतिकालीन साहित्य है। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। साहित्यिक महत्व के कारण ही इसे ब्रज बोली नहीं ब्रज भाषा की संज्ञा दी जाती है। मध्यकाल में इस भाषा ने अखिल भारतीय विस्तार पाया। बंगाल में इस भाषा से बनी भाषा का नाम ब्रज बोली पड़ा। असम में ब्रज भाषा ब्रजावली कहलाई। आधुनिक काल तक इस भाषा में साहित्य सृजन होता रहा है, पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि ब्रज भाषा साहित्यिक सिंहासन से उतार दी गई और उसका स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। रचनाकार इसके रहे भक्तिकालीन सूरदास, नंददास आदि, रीतिकालीन बिहारी, मतीराम, भूधर, देव आदि और आधुनिक कालीन जैसे कि भाचंद्र, हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि। एक मथुरा जी के स्थान पर, यानी कि कहने का तात्पर्य है मथुरा में ही ब्रज भाषा का इतना सुंदर रूप देखने को मिल जाता है। अगर वहां भ्रमण करने लोग जाते हैं तो उनके जो बोलने का ढंग है बहुत ही कहने का तात्पर्य ये है कि शोभनीय प्रतीत होता है। अब हम देखेंगे कोरवी या फिर खड़ी बोली, क्योंकि अभी हमने बताया था कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में जिसको कई वर्गों में विभाजित किया गया है, जो वर्ग हैं ब्रज, कोरवी या खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और निवाड़ी, जिसमें हमने ब्रज भाषा के विषय में समझ लिया। आप देखेंगे कोरवी और खड़ी बोली के विषय में। मूल नाम इसका कोरवी है। साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका नाम पड़ा खड़ी बोली। अन्य नाम है बोलचाल की हिंदुस्तानी, सरल हिंदी, वर्नाक्यूलर, खड़ी बोली आदि। केंद्र है इसका कुल्लू जनपद अर्थात मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। अपने क्षेत्र रूप में ये मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून और अंबाला जिलों में बोली जाती है। इनमें मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है। बोलने वालों की संख्या 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक है। साहित्य मूल कोरवी में लोक साहित्य उपलब्ध है, जिसमें गीत नाटक, लोक कथा, गप, पहेली आदि आती हैं। विशेषता देखेंगे इसकी, आज की हिंदी मूलतः कोरवी पर है या फिर कोरवी बोली पर ही आधारित है। दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा का मूलाधार या फिर मूल उद्गम स्थान कोरवी या खड़ी बोली ही है। अब हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत ही कन्नौजी बोली के विषय में।
कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। ये ब्रज भाषा की एक तरह से विभाषा है। अवधि और ब्रज के मध्य इसका क्षेत्र है। कन्नौजी क्षेत्र के कवि हैं चिंतामणि, मतीराम और भूषण आदि। नेक्स्ट हम देखेंगे बुंदेली, जो कि पश्चिमी हिंदी भाषा वर्ग के अंतर्गत ही आती है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ग्वालियर, ओरछा, सागर, दमोह, नरसिंहपुर आदि में ये बोली जाती है। बोलने वाले क्षेत्र हैं ये, और मिश्रित रूप से ये पन्ना, दतिया आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बुंदेली भी ब्रजभाषा की ही एक विभाषा है। इसका साहित्य नगण्य है, यानी कहने का तात्पर्य है ना के बराबर, यानी कि बहुत ही कम है अथवा नहीं है के समान है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत नेक्स्ट आती है हरियाणवी, जिसे बांग्लू भी कहा जाता है। दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला और जींद आदि स्थानों पर बोली जाती है। एक नाभा नामक स्थान है, वहां पर भी बोली जाती है। इस बोली को हरियाणवी, देसाड़ी और जाटू के नाम से भी जाना जाता है। इस पर राजस्थानी और पंजाबी का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ये वस्तुतः खड़ी बोली की एक विभाषा है। नेक्स्ट है निमाड़ी। ये भी अन्य बोलियों की तरह, यानी कि जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि ब्रज भाषा, कोरवी खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और ये निमाड़ी भी उन्हीं की तरह है, परंतु इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं है और ना ही इतना अधिक बोलने वाले क्षेत्र है, मतलब इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है। भाषा की बोलियों के अंतर्गत हम सेकंड पॉइंट पर देख रहे हैं पूर्वी हिंदी वर्ग। पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत 3 मुख्य बोलियां आती हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। सबसे पहले हम देखेंगे अवधी के विषय में। केंद्र इसका अयोध्या है या फिर अवध राज्य है, क्योंकि वहीं से जन्मी ये बोली है। प्रयोग इसका प्रयोग क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, अंशतः उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि। बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ है लगभग। देश के बाहर फिजी में अवधी बोलने वाले लोग हैं। फिजी नामक स्थान पर अवधी बोली जाती है। साहित्य सूफी साहित्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, अवधी में प्रबंध काव्य परंपरा विशेषता विकसित हुई। रचनाकार है इसके सूफी कवि मुल्ला दाऊद चंदाइन जिन्हें कहा जाता है। जायसी, पद्मावत, कोतवाल, दुर्गावती इन्होंने लिखा है। उस्मान, चित्रावली, राम भक्त कवि तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। इसका एक नमूना देख रहे हैं कि एक रूप, जैसा कि अवधी में हमने बहुत सारे रामचरितमानस के दोहे और चौपाई पढ़े ही हैं, उनके अंतर्गत। और कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है कि उनको हम नित्य प्रति उनको दोहराते रहते हैं और हमारे मन को बहुत ही प्रसन्न करते रहते हैं। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराया अल्पकाल, या ये कहें गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल में विद्या पाई। इस प्रकार के चौपाइयाँ नित्य प्रति हम सब दोहराते रहते हैं। इससे पता चलता है कि ये सरल, सुबोध और सुगम्य बोली है। हिंदी प्रदेश में पूर्वी भाग में बोली जाने वाली बोलियों के समूह के लिए पूर्वी हिंदी नाम भी जॉर्ज ग्रियर्सन का दिया हुआ है। ये पश्चिमी हिंदी के अनुरूप है। वास्तव में इस क्षेत्र में 3 बोलियां हैं, जो कि जिसकी अवधि के विषय में बताया जा चुका है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है तथा बघेली बघेल क्षेत्र में बोली जाती है। ग्रियर्सन अवधी और छत्तीसगढ़ी को भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखने के पक्ष में थे, लेकिन जनमत के कारण उन्हें बघेली को भी पृथक बोली मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन तीनों बोलियों में अवधी का काफी महत्व है। तुलसीदास ने
जैसा कि बताया जा चुका है, रामचरितमानस की रचना इसी भाषा में की है। ऐतिहासिक रूप से भी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। पूर्वी हिंदी में प्रधानतः नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। आज हमने हिंदी के अंतर्गत यानी कि हिंदी की बोली के अंतर्गत या फिर टॉपिक जो कि हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत रहा, भाषा की बोलियों के अंतर्गत विभिन्न बोलियों के विषय में समझा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहारी हिंदी वर्ग, राजस्थानी हिंदी वर्ग, पहाड़ी हिंदी वर्ग के विषय में समझेंगे और इसके जो विस्तार से जैसे कि बोलियों के कवि, स्थान आदि के विषय में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।